दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका इस्तकबाल है ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में। और हम बातचीत कर रहे हैं एडवोकेट जनाब सूफ़ी अनवर साहब से। तो सूफ़ी साहब से एक बात ख़ास हम पूछते हैं कि पीरान बी अम्मा कब्रिस्तान को लेकर फ़िलहाल कुछ दिनों से कुछ विवाद चल रहा है, और इसमें ये एडवोकेट भी हैं। तो इस मामले में ये हमको क्या जानकारी देंगे, ये इन्हीं से जानते हैं। देखिए, पीरान बी मियाँ कब्रिस्तान जो है वो अमदोपुरा अहमदाबाद में आई हुई एक मिल्कत है। जो मिल्कत सैयद जलालुद्दीन मशहदी तमीजुद्दीन साहब के बाबा साहब के जो साहबजादे हैं, उन्होंने मुझे 2019 में ये बात कही कि मेरी कोई प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है और आपको ये केस के अंदर आपको आना है और आप मेरा केस लड़ना है। तो वो केस मेरे पास एक प्रोफेशनल तरीके से मैंने उसको हैंडल किया। उसमें मैं अपीयर हुआ और सारा केस मैंने हैंडल करके उसमें जो भी जजमेंट्स वगैरह मुझे जिसके भी, अब मैं एक एडवोकेट हूँ और एडवोकेट के तौर के ऊपर मुझे किसी भी एक पार्टी का काम करना होता है। अब सामने कोई भी पार्टी हो, चाहे 25 पार्टी हो, लेकिन वो अपने अपने तरीके से वो उन्होंने बचाव किए। अब बदकिस्मती से इस पूरे मामले में यहाँ के जो दरियापुर के जो एमएलए साहब जो थे, गयासुद्दीन भाई शेख, वो भी ये मामले में रिस्पोंडेंट थे, प्रतिवादी थे। तो उन्होंने भी अपनी सारी बातें रखी, वो कैसे आए कैसे गए, उनको भी ट्रिब्यूनल ने नोटिस साया की और नोटिस इश्यू होने के बाद उनके एडवोकेट के थ्रू वो भी हाज़िर हुए और उन्होंने भी अपनी बातें, उनके एडवोकेट ने सारी बातें रखी, क्या गलत क्या सही। लेकिन जब मेरिट के ऊपर जब जजमेंट आता है तो मेरिट के ऊपर 27/1/2021 को ये जजमेंट आया। अब 27/1 को जनवरी का महीना था और जजमेंट ट्रिब्यूनल के ऊपर हम कोई ऐसा फोर्स नहीं कर सकते कि आज दो, कल दो, परसों दो। ये पूरी जो मैटर जो थी 2019 से चल रही थी, यहाँ तक कि कोरोना का जब ये समय था, उस वक्त में भी ऑनलाइन इसकी हियरिंग होती थी और हम अपने वर्क फ्रॉम होम से यहाँ से ऑनलाइन जूम के ज़रिए हम लोग अपनी हियरिंग करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में जजमेंट आ गया या एक घंटे में जजमेंट आ गया। ये मुसलसल चलती एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के चलते ये जजमेंट आया। हाँ, वो दौरान ऐसा वक्त था कि भाई वो वहाँ पे महानगर पालिका की या दूसरी चुनावों का एक नोटिफिकेशन इश्यू हो गया था, लेकिन वो कोर्ट कचहरियों को उससे कोई लेना देना होता नहीं है। वो अपना जजमेंट अपने जब भी डिलीवर करते हैं तो वो जब रेडी होता है तब डिलीवर करते हैं। तो उसको उसके बाद जो है मेरे क्लाइंट जो जलालुद्दीन मशहदी जो है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं, क्योंकि मैं पहले से ये केस में इन्वॉल्व था, शामिल था, तो सही तरह से जानकारी एक एडवोकेट, एक लॉयर ही दे सकता है मेरिट के ऊपर। मेरिट के बाहर हमको जाना नहीं होता, कुछ मर्यादा होती है, कुछ सीमाएं होती है। तो उस लिमिटेशन के अंदर हमने सारी जो ब्रीफ जो थी प्रेस मीडिया को की और उसके अंदर सारे लोग जो भी इसमें 20-21 लोग जो भी शामिल थे, वो एक रिस्पोंडेंट थे और वो हार गए थे, जजमेंट आ चुका था। तो उसके तहत हमने जजमेंट के मुतालिक बात की कि ये किस्सा हुआ है और इस किस्से के अंदर ये पूरा मामला जो है वो, उसकी हमने सारी ब्रीफ जानकारी दी, जिससे नाराज़ होकर गयासुद्दीन भाई ने जो है मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशन करना शुरू किए। अब वो पर्सनल एलिगेशन उन्होंने कौन से बिहाफ पे किए वो मेरे आज भी समझ के बाहर है, क्योंकि कब ऐसा होता नहीं कि कोई किसी एडवोकेट के ऊपर कोई एलिगेशन करता हो। आपको जो भी परेशानी है, आपको जो भी बात करनी है, वो आप उनके आपके क्लाइंट के ख़िलाफ़ कर सकते। क्योंकि मैं जलालुद्दीन मशहदी की तरफ से अपीयर होता था, एज ए लॉयर अपीयर होता था। तो लॉयर के ऊपर आज दिन तक हमने ये पहला किस्सा होगा तारीख़ के अंदर कि किसी लॉयर को टारगेट करके एक धारासभ्य लेवल का आदमी जो अपने आप को समाज का रहबर मानता हो या समाज का नुमाइंदा मानता हो और वो पर्सनल टारगेट करे।
एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात होती है। कॉमन सेंस में कि भाई किसी भी लॉयर, अब लॉयर का जो काम है वो करता रहेगा। आप उसमें पर्सनल लेवल पे सूफी बावा, अनवर बावा या जो भी आप बकवास करते हो, तो वो चीज़ें एक गलत मैसेज जाता है समाज के अंदर। और साथ साथ में आप ट्रिब्यूनल की बदनामी करते हो, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई एक संस्था है। उस संस्था के ऊपर भी तो आपको विश्वास नहीं है। पूरे गुजरात के मुसलमान जो है वो औकाफ की मिल्कतों को लेकर आज अपनी बात रखने के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर इसी वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में आते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? कि आपके साथ जो हुआ ये कोई गवर्नमेंट का कोई खिलौना है क्या? आपके साथ जो हुआ तो क्या आप उसको वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ने जो आपको ऑर्डर जो दिया, आपको उससे कोई परेशानी है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते थे और गए हो आप। और जाके अभी आपको एक इंटरिम रिलीफ मिली है कोर्ट के जो प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन है। आप उसके बाद आप ट्रिब्यूनल को भी लताड़ोगे, किसी एडवोकेट को भी लताड़ोगे, कोई भी बंधारणीय सीमाओं के अंदर आप बंधाओगे नहीं और बंधारणीय कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई संस्थाओं के प्रति आप अविश्वास जताओगे। तो ऐसे हालात के अंदर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपने शपथ ली है, आप विधायक बन के बैठे हो, तो विधायक के तौर पे आपकी कुछ सीमाएं हैं। आप उन सीमाओं को लांघ कर आप बंधारण से बनी हुई संस्थाओं को आप लताड़ोगे, तो ये बहुत ही शर्मजनक है, बहुत ही शर्मजनक है। आपको एहसास होना चाहिए कि ये चीज़ हम जो कर रहे हैं इसके आने वाले दिन में क्या इसके नतीजे निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होते हुए मुझे ये चीज़ से बहुत आहत हुआ, मुझे बहुत ठेस पहुंची कि एक पर्सनल लेवल के ऊपर आप एडवोकेट को टारगेट करते हो। तो मैंने जो है गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बात रखी कि सर मैं एक लॉयर हूं और एज ए लॉयर मैं किसी का भी केस हैंडल कर सकता हूं, मुझे कानूनन इस चीज़ का अधिकार है और उस अधिकार के तहत मैं अपना काम करता हूं एज ए लॉ ऑफिसर। तो मैंने ये सारी चीज़ें वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने रखी, मैंने याचिका दायर की, केस दायर किया उनके सामने। और उनके जो भी आज तक के जितने भी जो अखबार वाले जो जिन्होंने प्रेस नोट दी या अखबार के अंदर जो भी बातें जो इन्होंने छपी छपाई टीवी मीडिया में जो बोले, वो सारी चीज़ें मैंने उस फोरम में रजू की। 4 तारीख को मैंने ये 4 अक्टूबर को ये केस मैंने दायर किया। नामदार ट्रिब्यूनल ने 26 तारीख को इसकी सुनवाई रखी थी। 26 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक हमने इंतज़ार किया कि वो आए और अपनी बात रखे, लेकिन शाम के 5 बजे तक एमएलए साहब जो है वहाँ पे पहुँचे नहीं। ना ही उनका कोई नुमाइंदा आया, ना ही कोई उन्होंने किसी तरह की पैरवी करने की कोशिश की। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमने सारी चीज़ें कोर्ट के रिकॉर्ड पे रखी। उनको नोटिस ऑलरेडी मिल चुकी है, उनके बेटे ने ऑलरेडी नोटिस को स्वीकार किया है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे होने के बावजूद आप पब्लिक के बीच में आप एक संस्था के खिलाफ आप जहर उगल सकते हो, आप एक एडवोकेट के खिलाफ एक जहर उगल सकते हो। तो आपको इस चीज़ को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि किस बिना के ऊपर आप इतना जहर उगल रहे हो। और आप जो बातें कर रहे हो सोशल मीडिया के ज़रिए या प्रिंट मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, तो हम तो आज भी कहते हैं, कल भी कहते हैं और परसों भी कहते रहेंगे कि आप आइए हमारे सामने बैठिए, जवाब दीजिए कि आप जिस मामले के अंदर लिप्त है उसको आप एक सियासी तौर पे उसको कलर देना चाहते हो। हालांकि ये मामला जो है एक ट्रस्ट का मामला है, लेकिन आप सारे मामले को सियासत का कलर देकर अपने आप का बचाव करना चाहते हो। आप उस सियासी चोले में छुपकर अपने जात को बचाना चाहते हो। तो आइए बैठिए हमारे सामने, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। हम तो कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि आप आइए तो सही, सामने बैठिए तो सही। ये आँख मिचोली किस तरह की? आप सामने आके हमसे बात कीजिए ना। एज ए लॉयर हम बात करेंगे, आपके लॉयर को साथ में रखिए ना, हम बैठ के बात करेंगे।
आपने क्या किया है, कौन सी मिल्कत आपने क्या किस तरह से उसमें गबन किया है, कौन सी मिल्कत का आपका मसला है। आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि ये सारी मिल्कत का मसला नहीं है, और आप हाई कोर्ट के अंदर वही मिल्कत के सामने हाई कोर्ट में जाके बैठे हुए हो। तो ये आपका दो रंगी चेहरा जो है हम आप दुनिया के सामने ओपन करेंगे। तो मुझे ये सारी बात से इतना आहत हुआ कि मैंने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में सीपी साहब से मिलकर बाकायदा एक रिपोर्ट लिखवाई है, और इस रिपोर्ट के तहत इनके सामने ये जो उन्होंने जो मुझे बेवजह परेशान करने के लिए एक हथकंडा अपनाते हुए कि भाई एक एडवोकेट के सामने टारगेट करके उसको पॉलिटिकल कलर दे दो और पॉलिटिकल रंग देकर सारी बात को दबा दो और पब्लिक को मिसगाइड करो, इसलिए मैंने सारी बातें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पास मैंने अपनी रिपोर्ट में सारी लगा दी है। और क्राइम ब्रांच के पास भी उनको बार बार कॉल जाने के बावजूद, बार बार उनके करने के बावजूद इधर उधर की बातें करके क्राइम ब्रांच में वो हाज़िर नहीं होते, अपनी जवाब नहीं लिखवाते। ये आज की सिनारियो है। ना वो पुलिस को अपना जिम्मेदार मानते हैं, ना एक जवाबदार एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते इनका दायित्व बनता है कि किसी भी एजेंसी के सामने बैठकर उसको फेस करें। ये नहीं कि आपने एमएलए बन गए तो सारे कानून और सारे कायदे से ऊपर हो गए, ये नहीं होता है। भारत के अंदर जो देश चलता है संविधान से चलता है, और संविधान के दायरे में रहकर आपको सारी बातें करनी पड़ती है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो आप चाहे एमएलए हो, एमपी हो, चाहे कोई हो, लेकिन आपको इस दायित्व का निभाना पड़ेगा, इसका दायित्व निभाना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि आप आइए, फोरम में आइए। आप जिस फोरम में मीडिया के जरिए जवाब देते हैं, आप जो बकवास करते हैं, क्या मैं उनके सामने मानहानि का दावा करूंगा, 2.5 करोड़ का दावा करूंगा। अरे सर, मैं आपसे बता रहा हूं कि आप आइए, पहले नोटिस भेजिए हमको। अभी तक हम आपकी नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन से 2.5 करोड़ का दावा करोगे, कब करोगे, कहाँ करोगे, ये हमें आप बताइए। और आप एडवोकेट को टारगेट कर रहे हो, तो एडवोकेट के तौर पे मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ, सारी चीज़ों के अंदर मेरा इससे, जब तक मैं इसमें लॉयर था तब तक मेरा एक दायित्व बनता था। लेकिन आज मैं इस केस में एडवोकेट नहीं हूँ। हाई कोर्ट में मैं किसी तरह से ये काम में एडवोकेट के तौर पे मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, दूसरे एडवोकेट काम कर रहे हैं। लेकिन मुझ पर जो पर्सनल एलिगेशन और पर्सनल बदनामी का जो खेल हो रहा है, उसको आप ये बंद कीजिए। अच्छा सुबी साहब, खासकर एक बात बताइए कि जिस तरीके से गयासुद्दीन भाई शेख का कहना है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस केस में जो आगे हाई कोर्ट में इन्होंने जो सारा केस किया, उस केस में मैं एक लॉयर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जब कोई केस जो सब जुडिस होता है, तो वो सब जुडिस केस के ऊपर बोलना या उसके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी करना सही नहीं होता। लेकिन अब ये एमएलए साहब जो है, अब इनकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता नहीं है कि कितनी पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इनको जानकारी या समझदारी होती तो इस मामले में वो बोलते नहीं। ये सबसे पहली बात है। इनकी इसमें समझदारी का जो एक मादा है वो पता चल जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि एक केस जब सब जुडिस है, अभी उसकी सुनवाई होना बाकी है। अभी उसमें एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है जिसमें कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी मतलब प्राथमिक ऑब्जर्वेशन की है। ऑब्जर्वेशन कोई भी हो, ऑब्जर्वेशन वो एक प्रीलिम्स ऑब्जर्वेशन होता है कि क्या वजह है इस चीज़ की, वो फाइनल कंक्लूज़न नहीं होता। वो कंक्लूज़न चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में उसकी सुनवाई होनी है, और सुनवाई में ऊँट किस करवट बैठता है वो तो उसी टाइम पे पता चलेगा। लेकिन आप एक तरफ की रोटी सेक कर आप खाने लगोगे तो कच्ची पक्की रोटी आपको खाने को मिलेगी। तो ये नहीं है, आप पूरा जजमेंट आने देते हैं। अगर आप सही हो तो आपको वो जजमेंट से सारा क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन आपको सिर्फ इंटरिम रिलीफ, जो कोर्ट की भाषा में बोलते हैं, वो रिलीफ मिली है सिर्फ। तो उस रिलीफ को आप अपने हक में क्लीन चिट नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता। ये सरासर बेबुनियाद बात है, गलत बात है। और मैं हैरान हूँ कि आपके साथ जो इनके जो लीगल एडवाइज़र है वो कौन है, क्या है जो इनको ऐसी एडवाइस करते हैं।
तो मुझे तो ये हैरानी है कि एक एमएलए जैसा आदमी, जो चुना हुआ एमएलए जो है, वो इस तरह से बचकाना हरकतें करे और बिल्कुल कौम को मिसगाइड करे और कौम के सामने अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेले, जबकि वो विक्टिम नहीं है। वो विक्टिम नहीं है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने क्या खेल किए हैं। मैं उस मैटर के अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी एक मर्यादा है। एक एडवोकेट के तौर पे मैंने जो भी रिकॉर्ड के ऊपर जो मैंने आर्ग्यूमेंट की, वो एक मेरा एक मर्यादा उसके अंदर मुझे नड़ती है। तो मैं वो मैटर से कोई उसकी मैटर के अंदर, लेकिन उस मैटर के अंदर उनका क्या रोल रहा, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे है। और वो रिकॉर्ड जो है वो हाईकोर्ट के पास भी सारा रिकॉर्ड है और वो सुनवाई के दौरान सब चीज़ रिकॉर्ड पे आएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और आने वाले वक्त में इसकी सुनवाई होनी है। तो ये होता कि वो इंतज़ार करते कुछ वक्त तक का, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ राजकीय रोटी सेकना है, सियासी रोटी सेकना है उनको। वो कभी तो एक्स होम मिनिस्टर के खिलाफ बकवास करते हैं, इनसे मिल गए, उनसे मिल गए, इनसे मिल गए। आपको साबित करके बताओ ना कि जब हम मेरिट पे कोई केस लड़ते हैं या मेरिट पे कोई हुक्म लाते हैं, तो हम साबित करके बताएं कि ये हमारा कोई में इन्वॉल्वमेंट है या इस तरह से है। आप पूरी संस्था के ऊपर, पूरी सरकार के ऊपर एलिगेशन कर रहे हो। आपके पास कोई एविडेंस है क्या? कोई एविडेंस है? आपने सारा सियासी और आपने कॉकटेल बना डाला। ये पूरा जो मामला है ये आपका पर्सनल मामला था, आपका पर्सनल। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते उस ट्रस्ट में तो ये बात होनी नहीं थी। लेकिन ये बात कब बनी? जब आप इन्वॉल्व हुए ये ट्रस्ट के अंदर। अहमदाबाद के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम ट्रस्ट, मुस्लिम कब्रिस्तान अहमदाबाद के हैं। अगर आपको खिदमत ही करनी है तो दूसरे कोई ट्रस्ट में क्यों नहीं हो आप इसी ट्रस्ट में क्यों हो? ये सवाल हमारा है। इससे क्या आपको बेनिफिट है? ट्रस्ट में रहने से या नहीं रहने से आपका क्या चला जाता है, या क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये भी तो बता दीजिए। क्या आपको खिदमत ही करनी है तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी इतनी बड़ी कमेटी है, ठीक है, उसमें भी हर मुसलमान, हर मोमिन उसके अंदर शामिल हो सकता है। तो वो ट्रस्ट में अहमदाबाद की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इस ट्रस्ट के अंडर में अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम के। तो आपने उस ट्रस्ट के अंदर कोई अर्जी की, कभी उसमें शामिल हुए? आप ये पर्टिकुलर जो ट्रस्ट है उसी में आपका इंटरेस्ट क्या है, ये हमारा सवाल है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड पे आए। आप भी अपना जवाब दो, हम भी अपना जवाब दें। ट्रिब्यूनल के समक्ष आपने जो अवमानना की है, जो कोर्ट की अवमानना की है, आपने सीधे बता दिया कि ये सरकार प्रेरित है। तो वक्फ बोर्ड भी सरकार का है, वक्फ बोर्ड सरकार का है, सरकारी अपॉइंटमेंट होती है उसमें। लेकिन ट्रिब्यूनल जो है वो सरकारी अपॉइंटमेंट नहीं होती, वहाँ जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है। तो आपने सबको एक लकड़ी हाँक दिया, आपने सबको एक लकड़ी मारना शुरू किया। आपने मिनिस्टर को भी ले लिए, केंद्र के भी होम मिनिस्टर को ले लिए, आपने एडवोकेट को भी ले लिए। आपको रोकूंगा मैं, आपसे खासकर ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये आप पे जो एलिगेशन लगाया गया है कि आप जो बोला गया है, इसका मकसद आपको क्या लगता है? नहीं, ये अक्खी बात को डाइवर्ट करने का है, ये इश्यू को डी इश्यू करने का है, डाइवर्जन देना है। एक्चुअली ये अपने आप को विक्टिम बता के विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मेरे खिलाफ इतनी साजिश हो रही है, ये हो रहा है, ये रोना धोना हो रहा है पब्लिक के सामने। अब हकीकत है वो बताते नहीं हैं। आप पहले तो ये बोल रहे हो कि ज़मीन से जुड़ा मसला नहीं है, लेकिन बाकायदा ज़मीन से जुड़ा मसला है। ज़मीन जो है, जो एकड़ों में ज़मीन है, वो ज़मीन से बड़ा इसीलिए तो हम उनको बोलते हैं, चैलेंज करते हैं। आज भी चैलेंज कर रहा हूँ मैं कि आप आइए, आकर बैठिए। अगर आप गलत साबित हुए या मैं गलत साबित हुआ, मैं जाहिर में आपकी माफ़ी मांगूंगा, जाहिर में, जहाँ कहो वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। ये मैं आपको खुली चैलेंज दे रहा हूँ ना, आप आइए तो सही। मैं तो पहले दिन से बोल रहा था कि आप आइए, आप बैठिए, देखें तो सही कि आपके पास क्या मटेरियल और आप क्या छुपा रहे हो। हम क्या, पूरी कौम जानना चाहती है कि एक चुना हुआ नुमाइंदा क्या छुपाना चाहता है कौम से। तो पूरे उसको राजकीय कलर दे रहा है। तो कलर देने का मतलब ही ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपने मेरिट पे भरोसा नहीं है, इसीलिए आप उलूल जुलूल बकवास कर रहे हो, किसी के भी ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी के ऊपर एलिगेशन कर रहे हो, एडवोकेट के ऊपर एलिगेशन कर रहे हो, आप संस्थाओं के ऊपर एलिगेशन कर रहे हो, आप मिनिस्टरों के ऊपर एलिगेशन कर रहे हो। मतलब आपका जो लाइन लेंथ है वो कहीं पे मिलता नहीं है।
ये पहली बात जो प्राइमा फेसी जो बात निकल के आती है, सारी बात को आप राजकीय रिश्ते कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन आप अपने सारे जो गुनाह है उसको छुपाना चाहते हो। तो हम वो चाहते हैं, हम आप चाहे कितना भी उसके ऊपर सियासत कर ले, हम अपनी बात से नहीं हटेंगे। जो आपने किया है वो किया है और वो हुआ है, वो सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर है। अब आप हाई कोर्ट के अंदर जो भी है आपकी बात रजू करिए, वो लोग उनकी बात रजू करें, लेकिन मुझे जहाँ तक जो मुझे साबित करना था वो मैंने साबित कर दिया। अब आगे आप जानो, आपका काम जाने, ये हमारा उससे कोई निस्बत, उससे लेना देना नहीं है। आज मैं एडवोकेट नहीं हूँ कि मैं उसके ऊपर कुछ बोल सकूँ। वो दूसरे एडवोकेट है, वो अपना केस लड़ते हैं, वो सही तरह से काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप एलिगेशन किसके ऊपर कर रहे हैं। एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी लॉयर के ऊपर आप एलिगेशन नहीं कर सकते, कॉमन सेंस की बात है। और सेशन कोर्ट के अंदर मान लो कि किसी ने जमानत अर्जी रखी और जमानत याचिका किसी की रद्द हो गई और हाई कोर्ट ने वही आदमी की जमानत वापस से हाई कोर्ट ने कर दी, तो आप सेशन कोर्ट को आप उलूल जुलूल बात नहीं कर सकते कि भाई जमानत नहीं दी मतलब कुछ ना कुछ होगा, या इससे सेटिंग था या उससे सेटिंग था। ऐसी बात नहीं कर। किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने आप किसी भी तरह की 19-20 बात नहीं कर सकते। आपको नहीं समझ में आया, आपको अपील करना चाहिए, आपको आगे से न्याय लेना चाहिए। अगर हाई कोर्ट भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आदमी का लास्ट पेज सुप्रीम कोर्ट तक का है, अपना अधिकार है। आपको जैसा अधिकार है ऐसा सबको अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। तो आप जाइए, अपनी बात रखिए, अगर सच हुए तो आपको निर्दोष बरी करा दिया जाएंगे। लेकिन आज ये माहौल के अंदर आप इसने सियासी रंग देना, ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी का मामला है, कब्रिस्तान का मामला है, और हमारा कोई पर्सनल इसमें कोई मकसद नहीं है कि हम लोग इसके सामने, हम तो पहले से लड़ते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 2019 से हमने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है, उसके पहले से हम तो वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर लड़ते आ रहे हैं। तो कोई ये मेरा पहला और आखिरी केस नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे केस है जो वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के अंदर मैंने अपीयर होकर कई चीज़ों के अंदर मैंने ये मिल्कतों को बचाने की कोशिश की है। एज ए लॉयर जब मैं अपॉइंट होता हूँ तो मैंने आज दिन तक मैंने कभी किसी से फ़ीस तक नहीं मांगी। आप किसी को भी पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल एक शौक़ और जुनून के खातिर के कौम की मिल्कतों को किस तरह से बचाया जाए, मैं बिना फ़ीस के काम करता हूँ। मैंने कभी कोई, मैं यहाँ से जाता भी हूँ, अहमदाबाद से गांधीनगर तक जाता हूँ, मैंने किसी से किराया तक नहीं लिया कि मुझे किराया दो जाने आने का, ऐसा तक आज तक नहीं हुआ। मैं खुद अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ और मैं खुशी से जाता हूँ कि ये मिल्कत अगर बचेगी तो आने वाले बच्चे, जो आने वाला जो पीढ़ी है वो हमको दुआएं देगी। और बस खिदमत खल्क करने का एक मकसद है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। बाकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की। हम प्रोफेशनल तौर पे एक हमको ऊपर वाले ने दे रखा है सब कुछ। प्रोफेशनल काम के अंदर हम जो काम करते हो हमको सेटिस्फेक्शन है उसमें। लेकिन ये जो वक़्फ़ के जो मामले आते हैं, पहले से मेरा ये है, आज से नहीं, 2016 से ये मामले हैं। वक़्फ़ के मामलों के अंदर मैंने कभी भी, कोई भी आदमी आता है मैं उसको बिठा के, जो भी अर्जदार होता है, जो भी ये होता है, अगर गलत है तो मैं उसको तुरंत फ़ौरन मना कर देता हूँ कि नहीं भाई ये काम नहीं होगा। जो गलत एनक्रोचमेंट किए जिन लोगों ने, या जिन लोगों ने गलत तरीके से ज़मीन हड़प ली है, आज दिन तक मैंने उनका केस नहीं लड़ा। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। लेकिन जो वाकई में जो विक्टिमाइज हुए हैं, वाकई में जो जिनके साथ में गलत हुआ है, ऐसे लोगों के साथ मैं मुहाफ़िज बन के खड़ा रहा हूँ एज ए लॉयर। तो मेरा जो काम है वो, मैं अपनी जो ड्यूटी है वो बखूबी निभा रहा हूँ। मुझे जो काम करना है कौम के लिए, वो काम अपने तौर पे मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं करता हूँ। मुझे यहाँ किसी से जजा नहीं चाहिए। मुझे मेरी कब्र के अंदर, मेरी कब्र में जजा मिलेगी, और अल्लाह से उम्मीद है कि ये खिदमत खल्क का ज़रिया और खिदमत खल्क का जो नतीजा है वो ऊपर वाला मेरे को देगा। मुझे दुनिया से कोई नहीं चाहिए, और दुनिया कोई दे भी नहीं सकती ये चीज़ें, कोई जजा नहीं दे सकता। अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में उम्मीद रख के बैठा हूँ कि अल्लाह मेरी कब्र में मुझे ये चीज़ का असर नसर दे। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन हुए हैं, सरासर बेबुनियाद एलिगेशन हुए। एक बात को डाइवर्ट करने के लिए पूरे एलिगेशन किए गए, और इससे मैं बड़ा आहत हुआ हूँ। और आहत होने के साथ साथ मैंने अपनी बात एक जो फोरम है वो फोरम में रख दी है, और
उस फोरम के अंदर आज नहीं तो कल जो भी इसके जो जिम्मेदार है उनको जवाब देना पड़ेगा। बस बहुत यही शुक्रिया, मेरी बात है। बहुत शुक्रिया सूफी साहब। तो दोस्तों, आज हमने जनाब सूफी अनवर साहब से बातचीत की और मामला क्या है इसकी जानकारी ली। फ़िलहाल मामला जो है वो हाई कोर्ट में है, मैटर चल रही है, इस पर हम कुछ फ़िलहाल नहीं कह सकते। तो दोस्तों, मैं मुज़फ़्फ़र शेख कैमरामैन खुर्शी शेख के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।